हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, अगर आप लोग देखें, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज फॉर द, इसको यहां पे जो इसके चीदा चीदा पॉइंट्स हैं उनको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, उसको यहां पे डिस्क्राइब करता हूं। इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस फॉर एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स हो, एंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, सेकंड पॉइंट क्या है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस फॉर द मॉलिक्यूल, अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म में हो या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट ये है कि यहां पे जो है हम आइसोटोपिक एबंडेंस, आइसोटोपिक एबंडेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं। अगर आप लोग देखें तो बाज एलिमेंट के जो है आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके नेचर में क्या आइसोटोप्स है, उनकी परसेंट आइसोटोपिक एबंडेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आइसोटोपिक एबंडेंस फॉर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आइसोटोपिक एबंडेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं। द फोर्थ वन ये है कि इन ऑर्डर टू फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स जो है, इन आइसोटोप्स को, अगर आप लोग जितने भी इसके आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें इनके आइसोटोपिक एबंडेंस और सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स की सेपरेशन जो है उनको डिस्क्राइब करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये डिवाइस यूज करते हैं। इट्स अ मॉडर्न टेक्निक, ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है और इस टेक्निक के जरिए जो है हम ये एनालिसिस करते हैं। अगर आप लोग देखें मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, मैं इसका जस्ट ओनली एक स्केच यहां पे ड्रा करता हूं कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस जो है, इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका एक क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है। यहां पे वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप जो है यहां पे लगा होता है, और वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि इसमें अगर जितना भी एयर होता है उसको इवैक्यूएट करता है, ये ऑटोमेटिक खुद ही होता है। यहां पे एक सिरिंज लगा होता है, यहां पे क्या है, यहां पे एक सिरिंज लगा होता है, और इस सिरिंज के जरिए हम क्या करते हैं, सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो सिरिंज जो है, आप लोगों को पता होगा कि सिरिंज के जरिए आप सिर्फ लिक्विड को इंजेक्ट कर सकते हैं। आप जो है यहां पे गैस को अगर इंजेक्ट करते हैं तो गैस का नोजल यहां पे लगाएं, स्मॉल अमाउंट इंट्रोड्यूस करें। अगर सॉलिड हो तो सॉलिड को आपने लिक्विफाई करना है, फिर उससे सिरिंज भरना है, फिर उसके बाद यहां पे इंजेक्ट करना है। अच्छा, यहां पे एक चैम्बर होता है जिसमें हीटिंग कॉइल लगे होते हैं। जब ये आप लोगों के पास गैसियस स्टेट में हो सैंपल, तो देयर इज नो नीड, फिर उसको वेपोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में हो, अगर ये मैटर क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, अगर ये सैंपल जो आपने इंजेक्ट कर लिया और ये लिक्विड स्टेट में हो, कौन से स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, तो फिर यहां पे जो है ये जैसे ही इस चैम्बर में आ जाता है, दिस चैम्बर इज नोन एज अ वेपोराइजेशन चैम्बर। इस चैम्बर को वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं, वेपोराइजेशन चैम्बर। दिस चैम्बर इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो यहां पे सैंपल वेपोराइज, ये हीटिंग कॉइल ऑन हो जाते हैं, ये हीटिंग कॉइल है, ये हीटिंग कॉइल ऑन हो जाते हैं, और यहां पे जो है ये जो सैंपल लिक्विड स्टेट में होता है इसको वेपोराइज कर लेते हैं। तो ये वेपर फेज में मींस गैसियस स्टेट में जो है यहां पे आप लोगों के पास आ जाता है। तो ये लिक्विड स्टेट है, और यहां पे जो है ये कौन से स्टेट में है, अब ये गैसियस स्टेट में है। ये पॉइंट याद रखें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम जो है सैंपल की जब एनालिसिस करते हैं तो इट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो कौन से स्टेट में हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं या कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, तो वो है गैसियस स्टेट में जो है इनको यहां पे, ये गैसियस स्टेट में है। अच्छा, जब ये गैसियस स्टेट में आ जाता है तो फिर यहां पे एक अनदर चैम्बर है, और इस चैम्बर में जो है हाईली जो है आप लोग ज़हन में रखें, यहां पे इसको बिल्कुल आयोनाइजेशन चैम्बर डिस्क्राइब करते हैं। ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। आयोनाइजेशन चैम्बर में ये जो कॉइल लगे होते हैं, यहां पे इनका फिलामेंट जो है, इनकी एनर्जी लो होती है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो फिलामेंट्स है, इस फिलामेंट्स की एनर्जी जो है अगर आप देखिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है। तो ये 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हीटिंग गन होता है, और ये सैंपल जो है जब यहां पे आ जाता है गैसियस स्टेट में, ये सैंपल जब यहां पे आ जाता है गैसियस स्टेट में, तो ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है, इस फिलामेंट से इस पर इलेक्ट्रॉन स्प्रे होता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्प्रे इस पे होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन, जो हाईली एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इनका स्प्रे इन पे होता है। जब इन पे स्प्रे हो जाता है तो ये क्या कर लेते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नॉकआउट कर लेते हैं। जैसे ही जो है ये नॉकआउट हो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल जो है ये चार्ज हो जाते हैं,
और कौन से चार्ज हो जाते हैं जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इस आयोनाइजेशन चेंबर में इन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। That's why this chamber is known as ionization chamber। इसको आयोनाइजेशन चेंबर से डिस्क्राइब करते हैं। तो यही मैटर है गैसेस जिसको मैंने यहां पे इंजेक्ट किया था, उसको पहले वेपोराइज कर लिया, फिर उसके बाद जो है उसको आयोनाइज कर लिया। यहां पे जो है आयोनाइजेशन चेंबर में इसकी आयोनाइजेशन होती है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो यहां से हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। इस मशीन के अंदर जो है हाईली एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगे होते हैं। हाईली एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है यहां पे लगे होते हैं, और इन प्लेट्स का काम इनके नाम से जाहिर होता है कि इट मींस ये आयंस को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। यहां पे जो है स्लिट्स है, यहां पे क्या है? स्लिट्स, पोर्स है, और ये आयंस जो है यहां पे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, और इस चेंबर को एक्सेलरेटिंग जो है चेंबर कहते हैं। एक्सेलरेटिंग चेंबर यहां पे जो है अगर आप लोग देखें, यहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स जो है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। ये आयंस यहां पे आ जाते हैं, ये आयंस यहां पे बीम ऑफ आयंस जो है यहां पे इंट्रोड्यूस होता है। अब आप लोगों के पास मैं जनरली जो है कि एग्जांपल लिख देता हूं कि ये हाइड्रोजन गैस को हमने लिया है, या लेट्स सपोज क्लोरीन गैस को मैंने लिया है, या मैंने जो है क्या किया हो, या यहां पे जो है मैं इस तरह डिस्क्राइब कर लेता हूं कि लेट्स सपोज जो है नियान को मैंने लिया हो, तो खैर वो स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। आपको पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 का मास कम है और क्लोरीन 37 का मास क्या है? ये ज्यादा है। मैं यहां पे बस दो मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करता हूं। अच्छा, तो जो स्मॉल साइज का क्लोरीन है, जो स्मॉल साइज का क्लोरीन है 35 आयन, और जो 37 होता है 37, तो यहां पे जो है ये बिगर, जिसका मास ज्यादा है, 37 वाले का मास क्या है? 37 वाले का मास जो है ये ज्यादा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पे जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये आयंस यहां पे जो है एक्सेलरेट होते हैं। जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत कम होगा, वो बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। तो ये यहां पे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो जो स्मॉल साइज मास वाले होते हैं ये यहां से पहले निकल आते हैं और 37 वाले पीछे रह जाते हैं। तो जो फैटी आयन है वो पीछे रह जाता है, और जो थिनर आयन होता है वो तेजी के साथ निकल जाता है। तो यहां पे रफ टाइप सेपरेशन होती है, इसलिए एक्सेलरेटिंग चेंबर, इसमें इन आयंस को एक्सेलरेट करते हैं, इनकी सेपरेशन करते हैं। रफ टाइप सेपरेशन जो है यहां पे हो जाती है, और कंप्लीट सेपरेशन जो है जब ये यहां से वापस निकल आते हैं, वापस नहीं, यहां पे निकल आते हैं, तो यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है ये लगे होते हैं। ये हाई जो है अगर आप लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड हाई जो है, मतलब ये कि वो बहुत हाई पावर वाले मैग्नेट जो है यहाँ पे लगे होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो इन आयंस को डिफ्लेक्शन दे, इन आयंस को क्या करे? डिफ्लेक्शन जो है इनको प्रोवाइड करे। और जितना जो है जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जिसका मास सबसे कम होगा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये 35 जो है पहले आ जाता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है इस कर्व पाथ में जो है, ये जो 35 वाला आयंस है, और 37 वाला पीछे रह जाता है। जो 37 वाला आयंस है, तो ये 37 वाला आयंस पीछे ये लॉन्गर एंगल के साथ और ये शॉर्टर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, यहां पे जो है लगा होता है आयन कलेक्टर, इसको डिस्क्राइब करते हैं, अनदर जो है इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं आयन कलेक्टर। अच्छा, आयन कलेक्टर का काम क्या होता है? ये जितने आयंस होते हैं इसमें इस तरह के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इस तरह के डायोड लगे होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो मासेस को सेंस करे। वो क्या करें? मासेस को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो है उनकी सेंसिंग करें, तो उनको सेंस करते हैं। तो ये आयंस यहां पे जो है कलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद एम्पलीफायर को सेंड हो जाते हैं। यहां पे एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग। तो आप लोग ये पॉइंट ज़हन में रखें कि यहां पे जो है एम्पलीफायर जो है इसका काम ये है इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, ये आयन जहां पे आ जाते हैं आयन कलेक्टर, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आयन कलेक्टर से एम्पलीफायर की तरफ चला जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जब यहां पे आ जाता है, फिर उसके बाद यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है। यहां पे क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर स्क्रीन जो है यहां पे लगा होता है। कंप्यूटर स्क्रीन में जो है दो है, एक ग्राफ जो आप लोगों को नजर आएगा, यहां पे ग्राफ होगा,
वो ग्राफ जो है अलोंग वाई एक्सिस जो है ये एबंडेंस है, ये क्या है 100, यहाँ पे जो है एबंडेंस इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये जो है एबंडेंस, यहाँ पे एबंडेंस अलोंग वाई एक्सिस एबंडेंस एंड अलोंग एक्स एक्सिस जो है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो उसके साथ इनकी कैलिब्रेशन की होती है। और यहाँ पे जो है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेट्स सपोज में यहाँ पे ये 35 और ये 37, तो बस ये इस तरह जो है मूव करता है। और यहाँ पे जो है क्योंकि क्लोरीन है तो मैंने बस डायरेक्टली जो है उनको स्केल को जो है 35 37 पे लेके गया हूं। तो 35 वाले जितने आयंस होते हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। जब 35 वाले आयंस यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, यू विल गेट अ सिग्नल, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक सिग्नल अपीयर हो जाएगा और इसका हाइट, अच्छा यहाँ पे जो है 0 से लेके 100 तक जो है परसेंट एबंडेंस, 0 से लेके ये स्केल 100 और 0 के दरमियान है, ठीक है। तो 0 से एबो और 100 क्योंकि एबंडेंस परसेंटेज में होती है। क्लोरीन 35 की नेचर में जो एबंडेंस है ये 75% है और क्लोरीन 37 की जो नेचुरल एबंडेंस है ये 25% है। तो यहाँ पे जो है एक सिग्नल जो है आप लोगों के पास, इट विल ऑब्जर्व, यहाँ पे जो है ये 0, ये 75 और ये 100 और ये क्लोरीन 37 जो है ये आप लोगों को जो है यहाँ पे जो सिग्नल होगा इट विल ऑब्जर्व, मैं इसको बस ए से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एबंडेंस, ए का मतलब है एबंडेंस, यहाँ पे जो है ये 25 पे जो है ये सिग्नल अपीयर होगा। तो द इंटेंसिटी, जितना हाइट ऑफ द सिग्नल ज्यादा होगा, जितना हाइट ऑफ इट मींस नेचुरल एबंडेंस इस आइसोटोप की ज्यादा है, और जितना हाइट स्टैंड होता जाएगा इट मींस इसकी नेचुरल इंटेंसिटी ऑफ एबंडेंस जो है ये बहुत लो है। तो दो सिग्नल का अपीयर होना इट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है कितने आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप, इस एलिमेंटल एलिमेंट्स, इस एलिमेंट के जो है दो आइसोटोप बनते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये पॉइंट ध्यान में रखें, इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को जो है कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे पास 3 इसके आइसोटोप्स हैं, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्रीटियम। 1 सिग्नल इसके लिए होगा, अनदर सिग्नल इसके लिए, और सबसे स्मॉल साइज सिग्नल जो है वो आप लोगों के पास किसके लिए ऑब्जर्व होगा, ट्रीटियम के लिए ऑब्जर्व होगा, क्योंकि नेचर में इसकी नेचुरल एबंडेंस जो है सबसे लीस्ट है और सबसे ज्यादा प्रोटियम की है। तो इसी वजह से जो है जितना इंटेंसिटी है, पीक जो है ये 1 पे अपीयर होगा, ये 2 पे अपीयर होगा और ये 3 पे अपीयर होगा। 3 सिग्नल का अपीयर होना इट इंडिकेट करता है कि यू हैव 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप, इसके 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। अगर आप नियॉन गैस को इंट्रोड्यूस करें, इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ नियॉन गैस, अगर आप नियॉन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो नियॉन गैस के जो है अगर आप देखें तो 20, 21 एंड 22 पे जो है आप लोगों के पास 3 सिग्नल अपीयर होंगे। और यहाँ पे जो है एक सिग्नल जो है ये 20 पे होगा, इसका हाइट ज्यादा 90 प्लस जो है इसकी परसेंटेज है, और इसका हाइट स्टंट होगा और इसका परसेंटेज अगर आप देखें तो 22 का ज्यादा है। तो ये जो है 20 का होगा, ये 21 का होगा और ये 22 का होगा। तो जितना हाइट जो है आप लोगों के पास इंटेंसिटी ऑफ द हाइट इंक्रीज होती है, ये पॉइंट याद रखें। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास जो है उसकी परसेंट एबंडेंस जो है ये भी इंक्रीज होगी। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक जनरल स्केच है और इस स्केच को जो है आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आप लोग इस पॉइंट को फॉलो करें और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इसमें जो है एक सीक्वेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करता हूँ, और वो सीक्वेंस ये है कि यहाँ पे जो है द फर्स्ट स्टेप इज वेपोराइजेशन, कि यहाँ पे पहला स्टेप में जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर में सीक्वेंस ये है कि द फर्स्ट स्टेप इज वेपोराइजेशन, द सेकंड स्टेप इज द आयनाइजेशन, द सेकंड स्टेप इज द आयनाइजेशन, तो वेपोराइजेशन के बाद फॉलोड बाय आयनाइजेशन। द थर्ड स्टेप को अगर आप लोग यहाँ पे जो है मैं जो डिस्क्राइब करता हूँ थर्ड स्टेप को, तो थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है। मैंने क्या किया है, इसको एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इसको एक्सेलरेट किया है। तो फर्स्ट स्टेप वेपोराइजेशन, सेकंड स्टेप आयनाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेलरेशन, थर्ड फॉर्म में डिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन, मैं मैग्नेटिक फील्ड में इसको डिफ्लेक्ट कर रहा हूं। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है, द डिटेक्शन। द लास्ट पॉइंट इज द डिटेक्शन, कि यहां पे जो है इसकी डिटेक्शन करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका सीक्वेंस है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम जो है क्या करते हैं, वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन, डिटेक्शन, द लास्ट पॉइंट डिटेक्शन है।
तो फर्स्ट वी हैव टू वेपोराइज द सैंपल, इट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, ये सैंपल जो है मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट यू हैव टू मेल्ट इट, आपने मेल्ट करना है। अगर गैस हो तो फिर उसको वेपोराइजेशन चैम्बर से पास करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हाई एक्सेलरेटिंग हाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब ये कि बहुत ज्यादा जो है एनर्जी वाला जो है हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस के जो यहाँ पे एलिमेंट यूज करते हैं, तो उनका काम ये होता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्प्रे करते हैं। तो जब उनके इलेक्ट्रॉन का स्प्रे होता है तो ये आयन जो है आयोनाइज हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एक्सेलरेटिंग चैम्बर, एक्सेलरेटिंग चैम्बर में इंट्रोड्यूस होते हैं, देन दे आर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है इनकी जो सेपरेशन होती है तो ये मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे होती है, मास टू चार्ज रेशियो, नॉट चार्ज टू मास रेशियो, ये मास टू चार्ज रेशियो। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका मास कम उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मास टू चार्ज रेशियो आप लोगों ने जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जितना मास जो है क्या होगा, मास ज्यादा होगा तो आर जो है वो ज्यादा आएगा, और जितना मास जो है आप लोगों के पास कम होगा तो आर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज की तरफ चली जाएगी। तो ये आमतौर पर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब आप परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दे विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको सर्कुलर पाथ देता है। तो ये एक जनरल स्केच है, और इस स्केच को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। नियान के लिए 3 सिग्नल होंगे, जिसके जितने द नंबर ऑफ सिग्नल इंडिकेट करते हैं द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, द नंबर ऑफ सिग्नल इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ आइसोटोप्स को, ये इनके आइसोटोप्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो अब यहां पे जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं और उन पे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आप लोगों के बुक में जो है एक एग्जांपल है, और उस एग्जांपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए एनालाइज करते हैं, फिर उस पे कुछ और एग्जांपल भी डिस्कशन करते हैं, कुछ और एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है। ये आप लोगों के बुक का है, और इस बुक में जो है ये एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे जो है उन्होंने एक मास स्पेक्ट्रोग्राम दिया है कि अगर आप लोग देखें, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं। इसमें बुक पे कुछ सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो है उन्होंने एक सिग्नल दिया है एंड इट इज अपीयर एट 44। यहाँ पे इसका मास टू चार्ज रेशियो जो है ये 44 पे अपीयर हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक अनदर सिग्नल दिया है एंड इट इज डिस्क्राइब इज 28 पे ये अपीयर हो रहा है। अ थर्ड वन एक सिग्नल उन्होंने यहाँ पे दिया है एंड इट अपीयर ऑन द 16 एटॉमिक मास यूनिट पे ये अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे जो है एक फोर्थ वन अपीयर हो रहा है दैट अपीयर ऑन 14, ये 14 पे अपीयर हो रहा है। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है कि ये मास स्पेक्ट्रोग्राम है, ये क्या है, मास स्पेक्ट्रोग्राम है। ये जो है आप लोगों के पास 44, 28 और ये 16 और ये 14 है। अच्छा, और उन्होंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ए, बी, सी और ये डी, ये एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखे कि आइडेंटिफाई कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आइडेंटिफाई करे कि ये जो है अगर आप देखें तो N2O है, या आइडेंटिफाई करे कि ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है, प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई करे कि ये मीथेन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है। तो आइडेंटिफाई करें कि ये इनमें से कौन सा जो है व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस भी इंट्रोड्यूस करने हैं, और एक जो है अगर आप लोग देखें वो ये है कि इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस, लेट्स सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करता हूं, वो तो गैस है, उसकी आयनाइजेशन होगी, फिर एक्सेलरेशन होगी, फिर डिफ्लेक्शन होगी, फिर डिटेक्शन होगी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आयनाइज हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। इसके से तो आइसोटोप्स नहीं होते, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आइसोटोप नहीं, ये तो कंपाउंड है, इसके तो आइसोटोप डिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, डिटेक्शन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड करे यू विल गेट अ 44 पे सिग्नल अपीयर हो जाएगा जी। 44 पे जो है बिल्कुल मोलर मास, इसका रिलेटिव मोलर मास क्या है, the relative molar mass of this compound, the relative molecular mass of this compound is 44। ये 44 AMU के बराबर है, या 44 ग्राम अगर मैं मोल की बात करता हूं तो 44 पे जो है मेरे पास सिग्नल अपीयर हो गया। अच्छा, ये कंपाउंड, मैंने इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, द कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसकी फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब डिकम्पोजिशन, इसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड विद पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ये लॉस करेगा। जब ये ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 28 है, और जब ये ऑक्सीजन को लॉस करते तो 16 डिफरेंस। आप इन दोनों में डिफरेंस को देखें ना, 28 और 44 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस 16 का है कि नहीं,
इसका मतलब किस तरीके के ऑक्सीजन को लॉस कर लिया। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 16, 28 और 44। 44 माइनस 28 इज इक्वल टू 16 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन इसमें लॉस आ रहा है। देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन लॉस आ रहा है। ओके अच्छा, यहां पे जो है अगर ये लॉस आ गया, अब हम क्या करते हैं, अच्छा 16 लॉस हो गया, 16 अपीयर हो गया, 28 इसको इग्नोर करें फिलहाल, तो 28 और 16 अपीयर हो गया। अच्छा यहां पे जो है एक दूसरा ऑक्सीजन एटम तो डिकम्पोज नहीं होता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अब क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जब ये डिकम्पोज होगा तो कार्बन विद पॉजिटिव और यहां पे ऑक्सीजन विद पॉजिटिव होगा। जब ऑक्सीजन विद पॉजिटिव तो कार्बन 12 के लिए और ऑक्सीजन 16 के लिए। तो मुझे तो चाहिए 16 तो अवेलेबल है लेकिन 12 यहां पे मिसिंग है। 16 तो अवेलेबल है, 16 भी है, 28 भी है, 16 भी है, 28 भी है, 44 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन 12 इसमें तो मिसिंग है, 12 इसमें नहीं है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट, ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राम है ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं तो फिर किसका है? फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल के एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग देखें ये N2O है। अगर ये जो है आयोनाइज होता है, वेपोराइजेशन चेंबर के बाद आयोनाइजेशन होती है, तो ये इस तरह चार्ज एक्वायर करेगा। जब ये चार्ज एक्वायर करेगा, एक्सेलरेट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिटेक्शन होगी, तो क्या करता है कि इसका नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 44, इसका भी जो है दिस पीक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर आयन क्या है? ये जो है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। और अब मेरे पास ये नहीं है, ये जो सबसे जिसका मास सबसे ज्यादा वो मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और जब आप लोगों के पास ये क्या हो गए, इनकी डिकम्पोजिशन, तो जो डिकम्पोजिशन है, दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन पीक। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में दो किस्म के, एक मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है और एक फ्रेगमेंटेशन पीक होते हैं। फ्रेगमेंटेशन जब मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन फ्रेगमेंट के जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल फ्रेगमेंटेशन सिग्नल्स कहलाते हैं। खैर उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 44, अच्छा 44 है। फिर उसके बाद अगर ये N2O विद द पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नाइट्रोजन आयन ऑक्सीजन को लॉस करे, 16 नाइट्रोजन आयन 28, 16 बिल्कुल ठीक है। ये दो सिग्नल यहां पे अपीयर हो रहे हैं, ये दो सिग्नल यहां पे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल भी है, 44 वाला भी है, ये 16 और 28 वाला भी है। अच्छा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये नाइट्रोजन आयन ये जो है आप लोगों के पास, तो इनका एक नाइट्रोजन का मास किसके बराबर, 14 के बराबर है कि नहीं? वही ये, तो ये स्पीशी है इसका आंसर N2O 14 अपीयर है, 14 भी है, 16 भी है, 28 भी है और 44 भी है, 44 भी है। 44, 28, 16, 14, 44, 28, 16, 12। अगर यहां पे 12 होता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां पे 14 है तो इट मींस नाइट्रोजन है। लास्ट सिग्नल जो है वो नाइट्रोजन का यहां पे अपीयर हो रहा है। तो 14 जो है अगर आप लोग देखें तो इसका ऑप्शन जो है ये N2O है। ये क्या है? N2O इसका ऑप्शन है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड है। नो दिस सिग्नल इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड दिस सिग्नल जो है, ये जो आप लोगों के पास सिग्नल है, ये तो कंपाउंड की डिकम्पोजिशन, तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं N2O विद पॉजिटिव। Now it is described as N2 with positive and it is described as oxygen with positive and it is described as nitrogen. Now ये fragments हैं, किस चीज के fragments हैं? N2O जिससे बना है उनके एलिमेंट के फ्रेगमेंट्स है। मैंने क्या कहता है? एलिमेंटल एनालिसिस। हम इसकी क्या करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को देखिए कि यहां पे जो एलिमेंटल एनालिसिस है, नो दीज सिग्नल आर डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन सिग्नल्स। Fragmentation peak. These are described as a fragmentation peak and it is described as a molecular ion peak. तो जो मास सबसे हाईएस्ट होगा वो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल होगा और जो मास जो है आप लोगों के पास मोलर मास के जो हाईएस्ट मास के बाद जो है जो स्मॉल फ्रेगमेंट बनते हैं, नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन पीक। तो प्लीज ये पॉइंट भी ध्यान में रखें, मास स्पेक्ट्रोमीटर में 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल अपीयर होते हैं, एक मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल अपीयर होता है और एक जो है फ्रेगमेंटेशन पीक अपीयर होते हैं।
तो ये इस टॉपिक के बारे में जो है, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो है ये पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने नजर में रखना है। नेक्स्ट जो है मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है इस पे लिखता हूं और उन एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए इसको।